अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। जनरल साइंस एंड एबिलिटी सीरीज में हम फिजिकल साइंसेस को स्टडी कर रहे थे। फिजिकल साइंसेस में अब जो हमारे पास थर्ड टॉपिक है वो है एनर्जी रिसोर्सेज का। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज में हम स्टडी करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास टू टाइप्स की हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन सी है जो कि रिन्यूएबल है, जिन्हें हम दोबारा से जो कि रिप्लेनिश हो सकती हैं, जिन्हें हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा से उन्हें रीयूज कर सकते हैं किसी न किसी और फॉर्म में। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो ऐसी रिसोर्सेज हैं जो कि एक बार अगर हमने यूज कर ली तो उसके बाद उन्हें दोबारा से हम रीयूज नहीं कर सकते, वो रिसाइकिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हमारे पास एलईडी एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी हमने कन्वर्जेशन कैसे करनी है, उनके सस्टेनेबल यूजेस क्या क्या है, उन्हें स्मार्टली किस तरीके से यूज किया जा सकता है, उनसे कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है, वो हम यहाँ पे देख सकेंगे। ठीक है, अब एनर्जी की अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं तो एनर्जी क्या है। एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क विच कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, एक ऐसी कैपेसिटी या एक ऐसी एबिलिटी कोई काम करने की जो कि डिफरेंट फॉर्म्स दे सकती है। ठीक है, यानी अगर एक फॉर्म में हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी फॉर्म में वो प्रोड्यूस हो जाए। वो क्या है हमारे पास, एक ऐसी कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क क्या कहलाती है, एनर्जी। ठीक है, अगर हम एनर्जी की एक डेफिनेशन देखना चाहें तो एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, जनरेट हीट और प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर है कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए या हीट जनरेट करने के लिए या लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास क्या क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिसमें हमारे पास आ रही है सोलर है, विंड है, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास। ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसमें सारे फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि कोल हो गया, कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेज, जिन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, जो कि आफ्टर बर्निंग वो किसी और फॉर्म में चल जाएंगे, वो दोबारा से एज एन एनर्जी यूज नहीं हो पाएंगे। जबकि अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस है हमारे पास, हाइड्रोजन रिएक्शंस आ जाते हैं, बायोफ्यूल्स वगैरह, ये सब अल्टरनेटिव एनर्जी फॉर्म में आ जाएंगे। अब अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हमारे पास सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी क्या है, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम सनलाइट, जो सन से जनरेट हो रही है। इसमें हम फोटोवोल्टिक पैनल्स वगैरह यूज कर लेते हैं, सोलर पैनल्स यूज हो रहे हैं, थर्मल सिस्टम यूज हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, सोलर एनर्जी है। विंड एनर्जी है, इसमें एनर्जी जनरेट होती है फ्रॉम विंड टर्बाइंस के थ्रू। हाइड्रो एनर्जी है, जनरेटेड फ्रॉम मूविंग वाटर यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हम यूज कर लेते हैं। जियोथर्मल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम अर्थ हीट यूजिंग जियोथर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, जो हमारे पास जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं, अर्थ से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उसे यूज में लाया जाता है इसमें। बायोमास एनर्जी कौन सी है, जिसमें एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे वुड क्रॉप्स, वुड क्रॉप्स हो गई, वेस्ट मटेरियल्स हो गए, फ्यूल्स हो गए, उनसे एनर्जी रिलीज की जा रही है। हाइड्रोजन एनर्जी कौन सी है, जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रोजन, टिपिकली प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही है। टाइडल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम ओशन टाइड्स। काफी टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस हो चुकी है और रिन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्सेज देखते हैं तो एक बहुत वास्ट रेंज है जहां से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। बायोफ्यूल्स है तो फ्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि प्लांट्स, वेस्ट मटेरियल्स हो गए। ठीक है, अब अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की जाए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिन्हें हम रिसाइकिल अब नहीं कर सकते। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम साइकिल कर सकते थे, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोल हो गया, कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होगा। ऑयल है, फॉसिल फ्यूल यूज होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हीटिंग के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह के लिए। नेचुरल गैसेज है, फॉसिल फ्यूल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, हीटिंग के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज देखें कि इस एनर्जी को हम कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं उसे जरा हमें एफिशिएंटली यूज करना है अपनी इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, एनर्जी यूसेज हमें इम्प्रूव करना होगा। एलईडी लाइटिंग है कि जो ट्रेडिशनल लाइटिंग है उसे हम एलईडी बल्ब वगैरह के साथ रिप्लेस कर दें। जो स्मार्ट ग्रिड्स हैं वो यूज करें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि एनर्जी जो है वो वेस्ट ना हो बल्कि प्रॉपर्ली उसकी कंजम्पशन हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। इंसुलेशन हमने प्रॉपर करनी है ताकि जो हीट लॉस हो रहा है बिल्डिंग्स वगैरह में वो ना हो। जो इंसुलेट करेंगे तो प्रॉपरली एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन इंसुलेशन नहीं होगी तो एनर्जी वेस्ट होगी। रेनोवेशन
जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्जिस्टिंग एनर्जी एफिशिएंसी का, उसे अपने टाइम टू टाइम रिन्यू करना है, उसे अपग्रेड करना है, उसकी रेनोवेशन करनी है। सस्टेनेबल एनर्जी यूजेस हमारे पास जो है एनर्जी स्टोरेज है। आपने एनर्जी को जो है वो डिफरेंट बैटरीज वगैरह के साथ करके कनेक्ट करके आपने एनर्जी को स्टोर करना है। जो ग्रिड इंटीग्रेशन है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें आपने इंटीग्रेट करना है अपने ग्रिड के साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन को आपने जो है वो प्रमोट करना है। ग्रीन बिल्डिंग्स, आपने एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनानी है ताकि आपकी एनर्जी जो है वो सेव हो सके। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, ऐसे जिसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल साइंसेज या किसी भी चीजें नहीं है। आप ये डिफरेंट जो कोल ऑयल नेचुरल गैसेस वगैरह हैं इसके बारे में आप फर्दर डिटेल्स कलेक्ट कर सके, अपने प्रॉपरली इनके ऊपर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं टॉपिक्स के ऊपर। तो मेन चीज आपने ये कि एनर्जी रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनके ये जो तमाम पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इन्हें आपने अलग से अपने पास कुछ पॉइंट आउट करके पॉइंट्स में इनके नोट्स जो है वो लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले आपके पास आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर रेफर्स टू द composition and organization of atoms, the building blocks of matter। जो भी हमारे पास मैटर है, कोई भी मैटर, कोई मादा हमारे पास अगर मौजूद है तो उसके कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, एक इमारत मौजूद है, तो ऑब्वियसली उसकी बुनियाद में कुछ ईंटें, कुछ ब्लॉक्स रखे गए हैं जिन्होंने वो बिल्डिंग खड़ी की है। तो सेम यही स्ट्रेटेजी एटॉमिक स्ट्रक्चर की है कि कोई अगर मैटर है तो उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो उसके बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो उसकी ईंटें हैं, जो ब्लॉक्स हैं, वो क्या है? हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी कंपोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं किसी भी एटम की। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है किस किस चीज के ऊपर? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, प्रोटॉन्स जो है वो किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज जो एटम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए आप ये एटम का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है। हमारे किस जो एटॉमिक एटम मौजूद है उसके जो अगर मेन स्ट्रक्चर को हम देखें, जबकि न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो नो चार्ज हमारे पास जो मास बन रहा है उसका, तो ये सारे के सारे उसके ऊपर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटॉमिक कंपोनेंट्स क्या क्या है? न्यूक्लियस मौजूद है जो सेंट्रल रीजन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद है जो न्यूक्लियस के रीजन को अराउंड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट बना रहा है। एनर्जी लेवल्स हैं जो शेल्स हैं, जो कि स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करना है या सर्वाइव करना है, वहाँ पे उसने जो है वो अपना मोशन कंटिन्यू रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं या सेंटर में ये हमारे पास क्या मौजूद है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे पास जो इसका न्यूट्रल चार्ज है, जो मास ऑफ एटम है, वो कहाँ मौजूद है? ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस हैं, प्रोटॉन इसके पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, ये हमारा हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसको डिस्क्राइब करने के लिए वक्त के साथ साथ काफी डिफरेंट मॉडल्स आए। मॉडल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो वो काफी डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको नेम बता रही हूँ, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। रदरफोर्ड मॉडल है 1911 में किया था, और इनके मॉडल ने क्या सजेस्ट किया था कि जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस मौजूद है हमारे पास, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये किसने सजेस्ट किया था? रदरफोर्ड मॉडल ने सजेस्ट किया था। फिर उसके बाद 1913 में आ गया जनाब बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ने क्या सजेस्ट किया था कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो मौजूद है और इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ। मीन्स ये जो आपको ग्रीन के सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मौजूद है, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये अपने सेकेंड लेवल के ऊपर जंप कर जाएगा, और इंक्रीज होगी उससे अगले लेवल पर जंप कर जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एनर्जी लेवल्स के ऊपर जंप लगाता रहता है। एनर्जी ज्यादा होती है, एक्साइटेड स्टेट में होकर अपने दूसरे शेल में चला जाता है। एनर्जी रिड्यूस होती है, वो वापस से उसकी जो एक्साइटमेंट है, जो उसका एनर्जी है वो कम होती है, वो वापस अपने पहले वाले शेल की तरफ आ जाता है। ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल 1926 में उसने क्या किया था, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है डिफरेंट शेल्स में, उनके बारे में इसकी डिस्क्रिप्शन दी थी 1926 में। अब अगर हम की एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट की तरफ आए कि एक हमारा जो एटम है
जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है एटम है उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले उसमें मौजूद है एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसे हम जेड से, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर मौजूद हैं तो वो कहलाता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद है मैस नंबर। मैस नंबर क्या है, जो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हमेशा सेम होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हमेशा क्या होता है, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और ये एक्चुअली में मास होता है किसी भी एटम का। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंडिविजुअली अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, जेड, मीन्स इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करने हैं, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अरेंजमेंट, उनके एनर्जी लेवल्स के ऊपर वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो एनर्जी लेवल है, इस वक्त अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है अपने आउटर मोस्ट शेल में, एक ऐसे शेल में जहाँ पे अपने के शेल में मौजूद है, वहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो वो एनर्जी लेवल बताएगा। अगर वो ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होकर अपने थर्ड लेवल के ऊपर जा रहा है या फोर्थ लेवल के ऊपर जा रहा है, तो ये सारी चीज उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सजेस्ट करती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इसके सराउंडेड में अपने शेल्स मौजूद हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। आउटर मोस्ट शेल जो है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे मौजूद है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, अगर यहाँ पर मौजूद है तो ये इसका यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इधर मौजूद है तो इसका ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल होगा। और ये शेल्स जो है वो इन्हें नेम दिए जाते हैं के, एल, एम एंड लास्ट वन इज एन शेल, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसमें हमारे पास की स्ट्रक्चर देखा जाए, एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसके लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है और उसे वहां से जंप करके किसी और लेवल की तरफ जाना है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको जंप करने के लिए वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जो किस तरीके से डिफाइंड होती हैं। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है, अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मौजूद है या नहीं है, या भी फिलहाल के शेल में मौजूद है, के से जंप करके इसने एल में जाना है, एल से जंप करके इसने एम में जाना है, तो ये भी कौन सी स्टेट में मौजूद है, एक्साइटेड स्टेट में है या लोअर स्टेट में है, ये शेयरिंग करेगा या पेयरिंग करेगा, ये तमाम चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिटरमाइन करती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। अगर ये अपने बिल्कुल लास्ट वैलेंस शेल में मौजूद है और इसका रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली वो हाईली रिएक्टिव होगा, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हाईली रिएक्टिव शो होंगी। लेकिन अगर बेस ऑफ बॉन्डिंग में या शेयरिंग में मौजूद है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है जरा लो रिएक्टिव शो होंगी। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है वो डिटरमिन करती है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह की होगी। केमिकल बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं एटम्स के दरमियान में, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सोडियम है और दूसरा हमारे पास एटम मौजूद है वो क्लोरीन का है, क्लोराइड है, तो क्या होगा कि इन दोनों के एटम्स आपस में रिएक्शन करेंगे और आपस में जिस तरह का बॉन्ड बनाएंगे वो क्या कहलाती है, केमिकल बॉन्डिंग। न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, वो कहलाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन। मटेरियल साइंसेज, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो मटेरियल साइंसेज में इसकी इंपॉर्टेंस में शामिल है कि आप उनको स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गई है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग इज द प्रोसेस बाय विच एटम्स शेयर और एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कनेक्शंस विद अदर एटम्स रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ या तो शेयरिंग करेगा या कोई ना कोई कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या होगा कि एक और कंप्लीट मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स के हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वॉन डेर वाल्स बॉन्ड्स है।
मोस्टली जो मोस्ट कॉमन हम स्टडी करते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, यानी कुछ देर का एक टेम्परेरी रिएक्शन होता है और उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने दोनों एटम्स अपने अपने जो रिएक्शन है उनको करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक वीक अट्रैक्शन वाली वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। वॉन्डरवॉल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, बहुत कम फोर्सेस के साथ ये बॉन्डिंग क्रिएट होती है और फिर ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो हमारे पास उसकी कैटेगरीज अगर हम देखें, उसका कैरेक्टर्स देखें तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। सिंगल बॉन्डिंग में वन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल बॉन्डिंग में टू पेयर्स होते हैं और ट्रिपल बॉन्डिंग में थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। सिमिलरली जो आयनिक बॉन्डिंग्स हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, उसमें कैटाइंस और एनाइंस जो है वो बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मूविंग इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किस तरीके से देखें अपने शेल्स में रिवॉल्व कर रहा है, अपने ऑर्बिट्स के अंदर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग इसकी चल रही है। और इससे क्या होता है कि ये अपने एनर्जी शेल से एक शेल से दूसरी शेल तक, दूसरे से तीसरी तरफ एटम से बाहर रिलीज हो जाएगा, देन अगेन अपने एटम अपने न्यूक्लियस के अपने जो ऑर्बिटल शेल है उसकी तरफ आएगा। तो इस तरीके से एक एटम के अंदर जो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है उनकी मूवमेंट चलती रहती है। ठीक है, अब अगर हम केमिकल बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का एक प्रॉपर्ली देखें कि ये किस तरीके से बनते हैं, तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। देखिए, आयनिक बॉन्डिंग है हमारे पास। अब आयनिक बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है कि हमारे पास सोडियम है, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी क्या है, क्लोराइड आ गया। सोडियम और क्लोरीन एटम्स हैं। अब ये दूसरी तरफ अगर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग को देख रहे हैं तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है और आयनिक बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग देखते हैं। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, सोडियम है एक तरफ हमारे पास और दूसरी तरफ क्लोरीन है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि क्लोराइड की तरफ नेगेटिव चार्ज। सोडियम आयन की तरफ अगर हम देखें, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्लोरीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्विंग हो रही है। Similarly, non-metals that have close to 8 electrons in its valence shell tend to readily accept सोडियम electrons एटम जो हमारे due to पास its मौजूद है noble उसमें भी gas और configuration. क्लोराइड एटम। अब इन दोनों In के ionic दरमियान में bonding, जब आयोनिक more than बॉन्डिंग one होगी तो electron आयनिक can be बॉन्डिंग में donated or कंप्लीट received ट्रांसफर to ऑफ satisfy इलेक्ट्रॉन्स the होता है कि non-metals. इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर किया और वो कंप्लीटली Sodium metal has electronic क्लोरीन की तरफ configuration as मूव कर गया। 2, ठीक 8, है, and अब ये 1. दोनों जब इनकी तरफ हुए It तो has इनके one वैलेंस electron शेल्स more than a कंप्लीट हो stable गए। noble सोडियम gas के पास structure. उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस If शेल it में gives बचा away है that electron, एक इलेक्ट्रॉन। it would become more stable. ठीक है, वैलेंस शेल में इसके कितने बच On गए, the other सिर्फ एक side, इलेक्ट्रॉन। chlorine और has दूसरी तरफ जो electronic क्लोरीन है configuration as उसके पास 2, क्या है, 8, and 7. कंप्लीट शेल है, It लेकिन has one इसका जो electron लास्ट short of a शेल stable है noble gas structure. वहां पर इसके पास है If it सिर्फ would gain 7 an इलेक्ट्रॉन। electron, it too ठीक है, would become more stable. सोडियम के पास उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में Thus, मौजूद the है sodium ओनली atom 1 donates इलेक्ट्रॉन, its जबकि valence क्लोरीन की electron to तरफ achieve मौजूद है stable 7 इलेक्ट्रॉन। activity. उसके अपना शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए एक This इलेक्ट्रॉन। creates तो a सोडियम ने positively यहाँ से charged अपना cation due to जो the loss of एक electron. इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल में मौजूद था The उसने दे chlorine दिया atom receives one क्लोरीन को, electron to achieve क्लोरीन its की तरफ stable मूव कर गया octet और configuration. यहाँ पर क्लोरीन ने बना लिया This अपना एक creates a कंप्लीटली negatively charged anion due to the addition बैलेंस of शेल one थे उसने electron. कंप्लीट कर लिया। क्लोरीन ने शेल दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया The है जिसके sodium ऊपर आ गया ions and नेगेटिव चार्ज, chloride और ions सोडियम ने दिया था held इसको together तो by उसके their ऊपर आ strong गया electronic पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, attractions between the positive and और इन negative दोनों के charge. दरमियान में क्या हो गई, एक कंप्लीटली बॉन्डिंग सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर हम देखें तो कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड किस तरह से होते हैं कि इसमें शेयरिंग होती है। Atoms ठीक है, आपस में ये negative मिलकर क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। नॉट कंप्लीट ट्रांसफर बट शेयरिंग ऑफ The इलेक्ट्रॉन। electronic configuration क्लोरीन है, of ठीक है, fluorine आपके पास atom यहाँ is मौजूद one है। electron short of the argon configuration. क्लोरीन के इर्द गिर्द इसके The formation of the इलेक्ट्रॉन chlorine रिवॉल्व कर रहे हैं। molecule can be understood लेकिन in terms of the जो sharing of दूसरा the क्लोरीन pair है of उसके पास भी electrons दोनों को between एक the एक two इलेक्ट्रॉन chlorine की जरूरत atoms. है। इससे भी एक Each चाहिए chlorine और atom इससे भी एक चाहिए। contributing दोनों ने one क्या किया, आपस electron में to the शेयरिंग shared कर ली, pair. आपस में क्लोज आ गए और दोनों ने आकर क्या कर दिया, आपस में शेयरिंग कर दी। In the process, और इस both तरीके the से इन chlorine दोनों ने atoms अपना attain the outer जो shell बैलेंस octet of शेल the था, जो nearest ऑर्बिटल noble शेल था, gas.
that is का atom. M शेल था दोनों ने कंप्लीट कर लिया। The dots ठीक है, represent क्लोरीन और फ्लोरीन electrons. दोनों ने आपस में क्या Such किया, structures शेयरिंग are कर ली। referred to ये देखिए as newly नीचे paired शेयरिंग कर ली, structures. इसका वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो गया और इस क्लोरीन का वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो गया। Thus, the दोनों ने chlorine शेयरिंग की atoms are और ये joined by a single covalent bond. Cl2 बना गया। ठीक है, A single covalent bond is यहाँ formed पे आप देख सकते हैं when कि one दोनों pair ने क्या of किया कि electrons are आपस में shared शेयरिंग between करके two atoms. क्लोरीन के It is दोनों depicted एटम्स by ने a शेयरिंग single की और line between the two CH2 ने atoms. यहाँ पे क्लोरीन जो है वो फॉर्म कर लिया। ठीक है, यानी कि जो आयनिक बॉन्डिंग थी उसमें क्या हो रहा था कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसमें क्या हो रहा था कि वो दोनों क्लोज आकर जस्ट आपस में शेयरिंग कर रहे थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके उनकी शेयरिंग चल रही थी और उससे उनका जो न्यू प्रोडक्ट है, न्यू एटम है, वो बन रहा था। ठीक है, अब हम अगर केमिकल बॉन्डिंग थ्योरीज की तरफ आ जाए तो डिफरेंट थ्योरीज इसके लिए प्रपोज की गई है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, लेविस स्ट्रक्चर थ्योरी है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर थ्योरीज जो है वो इनकी प्रपोज की गई है। जो केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास हो रही है इसमें कौन से फैक्टर ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ये हमने देखना है। तो केमिकल बॉन्डिंग को अफेक्ट कौन से फैक्टर कर रहे हैं, सबसे पहला हमारे पास क्या है, इसमें कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि हमारे पास कोई अगर एक एटम है, ठीक है, या आप कंसीडर कर लें एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को, इसके वैलेंस शेल में ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि इस एटम के अंदर जो एबिलिटी है, क्या है, एक ऐसी एबिलिटी कि ये किसी और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, इसके पास जितनी एबिलिटी होगी और इसके पास जितनी एबिलिटी होगी, दोनों में से जिसके अंदर ज्यादा एबिलिटी होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जो पावर है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट another power of an atom, ठीक है, ability to attract electrons is called electronegativity। अब एटॉमिक रेडियस की अगर बात की जाए तो एटॉमिक रेडियस क्या है, साइज ऑफ द एटम। ठीक है, कोई हमारे पास ये एटम मौजूद है, इसका ये न्यूक्लियस यहाँ सेंटर मौजूद है, ये इसका के शेल है, ये इसका एल शेल है, ये इसका एम शेल है। तो अब ये इसका कंप्लीटली जो एक रेडियस बन रहा है, एक हमारे पास जो एटम है उसका जो कंप्लीट रेडियस है, साइज, एटम का जो साइज बन रहा है वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, अभी हमने इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या बात की कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कि किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एबिलिटी। रिमूव करने की एबिलिटी मीन्स यहाँ पर एक एटम है, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ पे कोई दूसरा एटम है, ठीक है, इसके शेल ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी इसकी पावर ऑफ अट्रैक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसके पास कितनी एनर्जी है रिक्वायर्ड है कि इसको यहाँ से ये पुश करके दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम की तरफ मूव कर सके, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है, इस वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ठीक है, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। अब इसके रिमूव होते वक्त यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है तो इसके रिमूवल के टाइम में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मेन फैक्टर्स हैं जो एक केमिकल बॉन्डिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी एक एटम, दो एटम्स मौजूद हैं, उनके दरम्यान में केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। एक
दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा अट्रैक्ट कर रहा है। जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जितनी ज्यादा नेगेटिविटी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो उसकी कहलाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस क्या है? एक एटम का जो टोटल रेडियस है वो उसका एटॉमिक रेडियस है। जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, वहां से रिमूव करने के लिए, वो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? जो एक इलेक्ट्रॉन जब जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जब एक एटम या मॉलिक्यूल जो है वो एक ऐड हो रहा है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो क्या कहला रही है? उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी यहाँ पे जाके जब एक एटम दूसरे के साथ मिल रहा है तो उसके जो एडिशन से वहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या कहला रही है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास इसका टॉपिक है। इसको आप और ज्यादा फर्दर डिटेल में अगर चाहते हैं कि इसको अलग से एक प्रॉपरली लेक्चर इसका दिया जाए, तमाम टर्म्स को और तमाम थ्योरीज को डिस्क्राइब किया जाए, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा ताकि वो भी आपको प्रॉपरली डिलीवर कर दें। ठीक है, अभी बेसिकली यहाँ के लिए आप इतना ही इसको रखेंगे कि आपने इन टर्म्स को अच्छे से याद कर लेना है, इनके प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना है, बॉन्डिंग आपस में कैसे हो रही है उस चीज को बहुत अच्छे से आपने समझ लेना है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बेसिकली हमारे पास वेव एनर्जी है जो कि कहाँ से प्रोपोगेट होती है? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए से। इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ होती हैं। रेडियो वेव्स हो गई, जैसे कि लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं, इनकी 2 फ्रीक्वेंसीज होती हैं। माइक्रोवेव्स होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन है, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, एक्सरेज है, गामा रेज है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ये वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखे जाएंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि एक सेकंड में इनकी कितनी ज्यादा ऑसिलेशंस जो है वो हो रही है, कितनी ज्यादा इनकी जो ये है ना ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी हो रही है। ठीक है, और वेवलेंथ क्या है? ये एक वेव बन रही है, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, ये चौथी, ये पांचवी, ये 6, 7, 8, ये आपकी क्या है? वेव्स बन रही है। इसमें वेवलेंथ में क्या है? डिस्टेंस बिटवीन वेव क्रस्ट। अब इन वेव क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है? ये 2 वेव्स मौजूद हैं। ठीक है, इन वेव क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। स्पीड, कांस्टेंट स्पीड जो है वो क्या है वैक्यूम में लाइट की? 3 × 10⁸। ठीक है, एक्सपोनेंट 8 है हमारे पास मीटर्स पर सेकंड में। एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, इज इक्वल्स टू HF है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो कंटिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ है, उससे एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब फिजिकल साइंसेस में हमारे पास जस्ट एक टॉपिक रिमेनिंग है और इसके बाद हमारा फिजिकल साइंसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन विल गो एंड स्टार्ट और बायोलॉजिकल साइंसेस टॉपिक। ओके, थैंक यू एवरीवन।